1966 ये वो समय था जब सिखों को लगभग 100 सालों के बाद अपने लिए एक सेपरेट सिख स्टेट मिला, दैट इज पंजाब। बट पंजाब एज ए स्टेट की कहानी उस समय शुरू होती है जब 1849 में सिख एम्पायर पे ब्रिटिशर्स का कब्जा हो जाता है। और ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स का वर्चस्व पूरे भारत पे काफी बढ़ गया था और वो इस वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और इसलिए उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के आखिरी महाराजा दलीप सिंह, जो खुद उस समय 10 साल के थे, उनको पढ़ने के लिए भारत से इंग्लैंड भेज दिया गया, जिससे आने वाले टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर पे सिखों से कोई खतरा ना हो। और यहीं से सिखों के एस्पिरेशन में भी काफी बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो क्या था वो चेंज और क्यों सिखों को 100 साल लग गए अपने लिए एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट करने में, और कैसे इस पंजाब एज ए स्टेट की कहानी खालिस्तान से जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें समझेंगे हम आज के इस वीडियो में। The Sikh leader vehemently protested against any idea of Khalistan. 1955 में पहली बार भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने हरमिंदर साहब पर हमला किया। Working Committee's recommendation to form a separate Sikh state to be called Punjabi Suba. अमृतपाल का आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठनों से कनेक्शन सामने आने के बाद एनआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 1850 ये वो समय था जब भारत की राजनीति अनेक करवट ले रही थी। एम्पायर्स और किंगडम का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया की तरह इंडिया में भी धीरे धीरे खत्म होने लग गया था और इसकी जगह नेशन स्टेट या कंट्री जैसे कॉन्सेप्ट उभरने लगे थे। और यही वजह था कि बिना राजा के खालसा ग्रुप के पास ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, या तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते या फिर अंग्रेजों के साथ। सिखों के खालसा ग्रुप ने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, वो ब्रिटिशर्स के साथ हो गए जिन्होंने उनसे उनका एम्पायर छीना था। जी हाँ दोस्तों, खालसा एक मिलिट्री ग्रुप थी, इसलिए इस ग्रुप ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना ज्यादा सही समझा। अकॉर्डिंग टू W.H. मिलॉयड, जो न्यूजीलैंड के काफी पॉपुलर स्कॉलर हैं, उनके अकॉर्डिंग सिखों और ब्रिटिशर्स के लिए ये सिचुएशन विन विन सिचुएशन थी, जहां एक तरफ ब्रिटिशर्स को ट्रेंड सोल्जर्स मिल गए, वहीं पे खालसा ग्रुप को ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक सेपरेट सिख आइडेंटिटी। और ये दोनों चीजें आगे चल करके 1857 के रिवोल्ट में भी दिखाई देती है, जहाँ एक तरफ हिंदू और मुस्लिम एक साथ होकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सिख ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके इंडियंस के खिलाफ। और ऐसा क्लेम किया जाता है कि इस रिवोल्ट के दौरान सिखों ने लखनऊ और दिल्ली में उन सोल्जर्स के खिलाफ एक काफी बड़ा मैसेकेयर किया जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। और इस इंसिडेंट से अंग्रेजों को एक बात क्लियर हो गई थी कि सिख एक काफी लॉयल कम्युनिटी है, और इसलिए ब्रिटिशर्स सिखों को काफी ज्यादा प्रेफरेंसेस एंड प्रिविलेजेस देने लग गए। जैसे कि सिखों को अपने रिचुअल्स फॉलो करना अलाउड था, बाल और कृपान रखना अलाउड था, और जहां पे भी सिख आर्मी होती थी वहां पे टेंट खड़ा करके उनके लिए गुरुद्वारा बना दिया जाता था। और इतना ही नहीं, 1857 से लेकर के 1947 तक सिखों को ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट वॉर्स में भेजा गया, चाहे वो ओपियम वॉर हो या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इतना ही नहीं, ईयर 1887 में सिखों के लिए 2 नए रेजिमेंट्स भी बनाए गए, 35th एंड 36 सिख रेजिमेंट। और ये वही 36 सिख रेजिमेंट है जिसके 21 जवान शहीद हो गए थे 7000 अफगानियों से लड़ते हुए बैटल ऑफ सारा ग्रहीम। और आगे चल करके 1901 में सिखों के लिए एक और नई रेजिमेंट बनाई गई, दैट इज 47 सिख रेजिमेंट। बट इस चीज की वजह से काफी बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला कि सिख कम्युनिटी 2 हिस्सों में डिवाइड, एक वो जो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते थे मेनली खालसा ग्रुप, और दूसरे वो जो ज्वाइन नहीं करते थे। और इस चीज की वजह से सिखों के इन 2 ग्रुप में काफी बड़ा इकोनॉमिक डिवाइड भी देखने को मिला, जहाँ पे एक तरफ वो सिख जो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते थे उनके पास काफी ज्यादा पैसा होता था सैलरी और पेंशन की वजह से, और वहीं दूसरी ओर वो सिख जो ज्वाइन नहीं करते थे उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन मृदुला मुखर्जी, हिस्ट्री में एक ऐसा भी समय था जब सिखों को दी जाने वाली पेंशन आधे रूरल पंजाब की इकोनॉमी के इक्विवेलेंट था, और जो सिख ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करते थे वो बाद में जाकर के एक लैंडेड एलीट और मनी लेंडर बन गए, जो ज्यादातर वेस्टर्न पंजाब, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है, वहां पे रहते थे। और ये चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके ये चीजें काफी ज्यादा आपको रेलिवेंट लगने लगी। ब्रिटिशर्स और सिखों की इस जुगलबंदी में काफी बड़ा ट्विस्ट उस समय आता है जब इंडिया में 1919 में जलियांवाला बाग का इंसिडेंट होता है। और इस इंसिडेंट के बाद जो सिखों के अंदर एक भ्रम था कि ब्रिटिशर्स उनके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, वो पूरी तरह से टूट गया था। और इसी इंसिडेंट के बाद सिखों को रिप्रेजेंट करने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है, दैट इज शिरोमणि अकाली दल। अंग्रेजों का सिख एम्पायर पे कंट्रोल के बाद से ही उस समय के पंजाब में जितने भी गुरुद्वारा थे उन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया, जिसे वो महंतों यानी सिख प्रिस्टली क्लास के द्वारा कंट्रोल करते थे। और ये महंत इतने करप्ट थे कि गुरुद्वारा में जितने भी ऑफरिंग्स करी जाती थी उनको ये अपनी प्रॉपर्टी समझते थे। और इतना ही नहीं, महाराजा रंजीत सिंह की तलवार और गुरु ग्रंथ साहिब की फर्स्ट कॉपी को लंदन तक में एग्जीबिशन के लिए ले गए। और इसी करप्ट महंतों से गुरुद्वारा को लिबरेट कराने के लिए 25 दलित सिखों ने एक कमेटी बनाई, जो बाद में संगठित होकर के 15 नवंबर 1920 में 175 मेंबर की एक लार्जर कमेटी बनी, दैट इज सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। और इस कमेटी के बनने के ठीक एक मंथ बाद 14 दिसंबर 1920 को इस कमेटी ने अकाली दल के नाम से एक टास्क फोर्स बनाया, जिनका मेन पर्पस था कि इन करप्ट महंतों से गुरुद्वाराओं को लिबरेट कराना। और इस पर्टिकुलर टास्क में 500 से ज्यादा सिख मेंबर अपनी जान गंवा देते। एंड फाइनली शिरोमणि अकाली दल के करेजियस मूवमेंट की वजह से अंग्रेजों को 1925
1965 में सिख गुरुद्वारा एक्ट को पास करना पड़ा, जिसके बाद एसजीपीसी को सभी गुरुद्वाराओं का कंट्रोल दे दिया गया और आज भी एसजीपीसी ही सारे गुरुद्वाराओं को कंट्रोल करते हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलता है और बदले में शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अपना समर्थन देते हैं, जिससे ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी काफी नजदीक आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। ब्रिटिशर्स बस एक मौके की तलाश में थे जिससे इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और पर्टिकुलरली सिख और हिंदुओं के बीच में एक डिवीजन क्रिएट किया जा सके। और ये मौका उन्हें मिलता है साइमन कमीशन के टाइम पे, जिसकी रिपोर्ट में ये हाईलाइट किया गया कि किस तरीके से सिखों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि पंजाब प्रोविंस के अंदर सिखों की पॉपुलेशन 13% थी, बट उनके लिए जो रिजर्व्ड सीट थे वो सिर्फ 18% थे। और ब्रिटिशर्स ने इस पर्टिकुलर चीज को यूपी से कंपैरिजन करके हाईलाइट किया कि यूपी में मुस्लिमों की पॉपुलेशन बस 14% है, बट उनके लिए 30% सीट को रिजर्व किया गया है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इस चीज को हाईलाइट तो किया, जबकि इन सीटों का एलोकेशन ब्रिटिशर्स ही करती थी। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स अपने एजेंडे को फुलफिल करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यही वो खालिस्तान की बीज थी जो अंग्रेजों ने सिखों के मन में प्लांट कर दिया। और ये सीड आगे चल करके प्लांट उस समय बन जाता है जब 1929 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसमें सिखों के प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के इशू को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह हाईलाइट किया गया था कि जब कभी भी ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ करके जाएंगे तब एक यूनिफाइड इंडिया बनेगा। और कहीं ना कहीं सिखों की जो एक दबी हुई ख्वाहिश थी कि जब अंग्रेज इंडिया से जाएंगे तो उन्हें अपना सिख एम्पायर वापस मिल जाएगा, ये ख्वाहिश इस रिपोर्ट के आने के बाद चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा था। और ये एक सेपरेट सिख स्टेट खालिस्तान की जो प्लांट थी, एक ट्री बन के उस समय उभरती है जब 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रेजुलेशन को पेश किया गया, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट पाकिस्तान की बात करी गई। और यही वो वक्त था कि सिखों के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड सामने उभर के आ गई, जब शिरोमणि अकाली दल ने 1943 में मुस्लिम लीग के लाहौर रेजुलेशन को काउंटर करने के लिए एक सेपरेट रेजुलेशन को पास किया। और इस रेजुलेशन में ऑफिशियली पहली बार एक आजाद पंजाब की डिमांड करी गई। वो अलग बात है कि शिरोमणि अकाली दल ने बाद में इस रेजुलेशन को वापस ले लिया, क्योंकि सिखों के सामने प्रॉब्लम ये था कि वो नंबर्स में काफी कम थे। जहां इंडिया में उनकी टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 1% थी, वहीं पंजाब प्रोविंस में उनकी पॉपुलेशन मात्र 13% थी। इवन पंजाब एज अ प्रोविंस में मुस्लिमों की पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। और ये बात कहीं ना कहीं अकाली दल को पता था कि वो बैकफुट पे है, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट सिख कंट्री की जगह यूनिफाइड इंडिया को सपोर्ट किया, बट सिर्फ एक कंडीशन पे कि अगर मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट पाकिस्तान बनेगा तो वो इस यूनिफाइड इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने लिए एक सिखिस्तान की डिमांड रखेंगे। इन सब चीजों के बावजूद पार्टीशन होता है और सबसे ज्यादा नुकसान सिखों को झेलना पड़ता है। और इस पार्टीशन की वजह से 4.5 लाख से भी ज्यादा सिखों को इंडिया आना पड़ता है, और जो नहीं भी आना चाहते थे उन्हें वायलेंस की वजह से यहाँ पे आना पड़ा। बट इस माइग्रेशन में जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो खालसा ग्रुप को हुआ, क्योंकि ये वही रिटायर्ड सिख कम्युनिटी थे जिनकी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वेस्टर्न पंजाब में रह गई थी, जिन्हें छोड़ के उन्हें यहाँ पे वापस आना पड़ता है। और यहाँ पे सिखों को एक बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि उन्होंने जितना सपोर्ट ब्रिटिशर्स और कांग्रेस को दिया, उसके बदले उन्हें रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ये वही समय था जब जवाहरलाल नेहरू ने सिखों को यह कमिटमेंट दिया था कि वो सिखों के लिए एक ऑटोनोमस स्टेट क्रिएट कर देंगे, जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फुलफिल नहीं हुआ। और यहीं से शुरुआत होती है पंजाब सूबा मूवमेंट की। 1954 ये वो समय था जब मास्टर तारा सिंह ने एक सेपरेट सिख स्टेट के लिए पंजाब सूबा मूवमेंट की शुरुआत की। बट यूनियन गवर्नमेंट ने सिखों की इस एस्पिरेशन को दबाने के लिए एक रीजनल फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, जिससे सिख ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। बट जैसे ही 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पास किया जाता है और लैंग्वेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे स्टेट को रिस्ट्रक्चर करने की बात होती है, तो सिख एक बार फिर पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए एक सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है उसको काफी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं। और इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट 57,000 से भी ज्यादा सिखों को अरेस्ट कर लेती है। पर ये सारी चीजें बदल जाती है 1965 में, जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है। डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, सिख कम्युनिटी इस पर्टिकुलर वॉर में बढ़ चढ़ करके यूनियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। और इसी सपोर्ट को देखते हुए ईयर 1966 में पंजाब प्रोविंस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए पंजाब, हिंदी स्पीकिंग और हिंदी मेजोरिटी पीपल के लिए हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा बना दिया जाता है। बट सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है, जब पंजाबी स्पीकिंग पीपल के लिए एक सेपरेट स्टेट की डिमांड को फुलफिल कर दिया गया था, फिर क्यों सिख कम्युनिटी एक सेपरेट कंट्री खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं? तो दोस्तों, इस खालिस्तान मूवमेंट के पीछे काफी रीजंस और कॉन्स्पिरेसीज हैं, और इस रीजंस और कॉन्स्पिरेसीज की डॉट्स काफी हद तक जुड़ी हुई है। और इस चीज को हम समझेंगे खालिस्तान सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।